हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हमने इनकम मेथड समझ लिए थे, एक्सपेंडिचर मेथड समझ लिए थे, आउटपुट मेथड समझ लिए थे। उसके कुछ हमारे जो थ्योरी पोर्शन थे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम, करंट प्राइस, जीडीपी इज अ गुड एंड वेलफेयर। ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम लास्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से भी बहुत एग्जाम में आते हैं। तो हम वो बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, और अगर किया जाता है तो क्यों। आपको पता होगा, सिर्फ आप हाँ या ना में जवाब देंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा जब तक आप रीजन नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे ऐसे 10 आइटम्स हैं जिनको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड किया जाता है। कुछ ऐसे बात करेंगे जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है और क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे किसको इंक्लूड किया जाता है, अगर किया जाता है तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों इंक्लूड किया जाता है। तो 10 और ये 9 अगर इनको डिस्कस कर लेंगे तो कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो भी टॉपिक होते हैं उनके ऑप्शन में ये क्वेश्चंस दे देते हैं, तो आपके पास टाइम बच जाएगा। प्रैक्टिकल अगर आपको नहीं भी आ रहा है या आपके पास टाइम ज़्यादा लग रहा है या कोई छोटी सी कंफ्यूजन है तो वहां पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें नॉट इंक्लूड, ट्रांसफर पेमेंट एंड इनकम। हमने बात किया था कोई भी जो ट्रांसफर इनकम है, पेमेंट होती है, वन साइडेड होती है, यानी कि इसमें रिसीव करने वालों को बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो ना तो रिसीव्ड और ना ही पेमेंट कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए, नेशनल इनकम में उन्हीं चीजों को लिया जाता है जो कि करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जो ट्रांसफर पेमेंट और रिसीप्ट होती है, जैसे हमने देखा है कि स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गए, ये सारे जो होते हैं बेसिकली वो रिसिप्ट नेचर के होते हैं, अर्निंग नेचर के नहीं होते, इसीलिए इनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। आप बोलोगे क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर नहीं आते हैं, ना ही कोई वैल्यू एड करती है। दूसरा हमने देखा कि कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। देखिए, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट में सबसे पहले आपका इंटरेस्ट टैक्स आता है, जो सरकार को हम पे करते हैं, जिसमें हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, कैपिटल गेन टैक्स हो गए, जो भी हम टैक्सेस पे करते हैं वो कंपलसरी हमें देना ही है, हम देते ही हैं। बट सरकार उसके बदले हमसे कोई प्रॉमिस नहीं करता कि आपको उसके बदले कुछ भी दिया जाएगा। तो ये भी क्या है, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट। जो ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन ये क्या है, कंपलसरी, जो आपको देना ही पड़ेगा। ऊपर कंपलसरी नहीं था, ठीक है, आप किसी को गिफ्ट दे रहे नहीं दे रहे वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे कंपलसरी, सरकार ने अगर आपके ऊपर टैक्स लगाया, इंटरेस्ट लगाया, वो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन वो भी हमारे नेशनल इनकम में क्यों नहीं आता, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट है और सरकार इसके बदले आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करती कि बदले में आपको कुछ भी रिटर्न देगी, तो इसीलिए इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड है सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखो, फाइनेंशियल एसेट्स हमें बात कर चुके हैं, शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए। ये बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हमारे जो करंट फ्लो एंड गुड सर्विसेज होते हैं उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, कोई इंक्रीमेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है कि केवल और केवल टाइटल चेंज होते हैं। जैसे कि मान लिया आपने रिलायंस कंपनी के शेयर ले रखे, आपने रिलायंस कंपनी के शेयर किसी और को बेच दिए। अब इसमें क्या हुआ, केवल टाइटल बदला है, देश में कोई नई चीजें नहीं है, कोई गुड्स सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई फ्लो नहीं बढ़ा नहीं है, इसीलिए इसको भी इंक्लूड नहीं करते। इसमें केवल ओनरशिप बदलती है, टाइटल बदलता है, देश को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं रिलायंस कंपनी के 10% शेयर होल्डर हूँ या आप, समझ में आए, तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करते। विंडफॉल गेन्स हम बात कर चुके हैं, लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस टैक्स हो गया, हॉर्स रेस से आपने कोई पैसा कमाए, कोई कॉन्टेस्ट जीत गए, इन सब चीजों को भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर नहीं आता। तो आपको लिखना है कि देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व विद द विंडफॉल गेन्स, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड नहीं कर सकते इसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितनी उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे हाउसवाइफ अपने घर में काम करती है, एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो इन सब चीज़ों को बेसिकली क्या होता है कि हम उसको जज नहीं कर सकते, मार्केट में से क्या मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड द मार्केट वैल्यू, इसीलिए इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। या हम लोग अपने हॉबीज़ के लिए कुछ भी पेंटिंग करते हैं, कुछ भी अपना टाइम पास करते हैं, तो वो हमारे जो लग्जरियस टाइम होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट है सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी हमारे पुराने सेल एंड परचेजेस होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जिस साल में आपने फ्रेश खरीदे थे वो उस साल में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। अगर उसके बाद हम किसी और को बेचते हैं तो सिर्फ केवल टाइटल बदला, इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर कोई नई चीज फॉर्मेशन नहीं हो रही है। कैपिटल लॉस लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मशीनरी। अगर कैपिटल लॉस अर्थक्वेक आया, ठीक है, आपके में कोई मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग खराब हो गए,
तो इसको भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कहते हैं डायरेक्टली जो नेशनल इनकम को अफेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली तो करते हैं पर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते। करंट ईयर में कोई इनका कंट्रीब्यूशन या कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको भी इंक्लूडेड नहीं करते। नेक्स्ट है कैपिटल गेन लाइक प्रॉफिट ड्यू टू द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अब कैपिटल गेन का मतलब समझो, जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदी, उसकी वैल्यू मार्केट में कल 20 लाख की थी, आपकी 25 लाख की हो गई, या आपने जब शेयर खरीदे तब उसकी वैल्यू 100 रुपये थी, बढ़कर 150 रुपये हो गई, तो आपको कैपिटल गेन हुआ, उसके ऊपर टैक्स आपको पता है लगाया जाता है। बट वो भी इसके अंदर कैपिटल गेन जो भी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर नहीं आते। जो चीज़ पहले से है वही उसके अंदर होता है। तो हमने पहले ही देखे थे किसी भी चीज़ों की जो वैल्यू कैपिटल गेन होता है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट है नेशनल डेट इंटरेस्ट। इसमें होता है इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू द कमर्शियल बैंक। अगर किसी हाउस होल्ड ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया है तो माना जाता है प्रोडक्टिव पर्पज के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली कंजम्पशन पर्पज के लिए होता है, क्योंकि हाउस होल्ड के द्वारा लिया गया है। अगर हम हाउस होल्ड अगर नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए लेते हैं, कंजम्पशन के लिए लेते हैं, तो उससे देश में कोई इंक्रीमेंट नहीं होती। तो नेशनल डेट इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट पेड किया रहा हाउस होल्ड कमर्शियल बैंक को केवल नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, केवल कंजम्पशन के लिए, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये 10 ऐसे आइटम्स हैं जिनको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें इंक्लूड नहीं करना। आपको अच्छे से याद रखना है और रीजन के साथ बताना है। यहाँ पे 9 ऐसे आइटम्स हैं जिनको बेसिकली नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए हमें क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। क्यों करना होता है वो भी यहाँ पे हमें समझना होगा। पहला हमने बताया कि ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल ऑफ परचेज ओल्ड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। अभी हमने क्या देखा कि पुराने जो सामान खरीदे बेचे जाते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते, या कोई भी जो फाइनेंशियल एसेट्स है, शेयर डिवेंचर अगर आपने खरीदे बेचे उसको इंक्लूड नहीं करते। बट अगर उस पर कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, कमीशन एजेंट ने कोई कमीशन कमाया, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि जो सर्विसेज है ब्रोकर का वो क्या है, प्रोडक्टिव है। ठीक है, उसने ड्यूरिंग द अपनी सर्विस दी है, उसके बदले वो पैसा कमा रहा, वो उसकी इनकम है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाएगा। पुराने खरीदेंगे बेचेंगे तो नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई ब्रोकरेज होगा, कोई कमीशन होगा, तो ब्रोकरेज जो है वो कि उस एजेंट की जो इनकम है, इसीलिए उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर फॉर प्रोटेक्शन यूनिट, यानी खुद का कोई मान लेकर आपका घर है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी आप उसी के अंदर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ प्रोटेक्शन यूनिट, मान लीजिए मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मेरा खुद का एक घर है, तो उसका रेंट कंसीडर किया जाएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। मैंने किसी बाहर से ना लोन लेके मैंने खुद का कैपिटल लगा दिया है, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट द करंट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें मेरे कैपिटल का, मेरे जो भी लैंड है, मकान है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका यूज हो रहा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर, तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन परचेज ऑफ न्यू असेट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर मान लो कोई चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मशीनरी था हमारे पास, कैपिटल गेन हो गया, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई नई चीज़ बन रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन, न्यू ब्रिज हो गया, न्यू बिल्डिंग हो गया, न्यू कोई भी एसेट्स डेवलप हो गए, तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो इसके अंदर ध्यान रखना कि आएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम देखा था ना एक्सपेंडिचर मेथड से, हम लोगों ने जो टॉपिक किया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें यही चीज़ है। और देखा था हमने नेशनल इनकम जब कैलकुलेट कर रहे थे एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसका एक कंपोनेंट था। तो कैपिटल फॉर्मेशन को जो भी न्यू हमने मशीनरी खरीदी है, कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने न्यू हाउस, तो उसके इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? दे आर द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो एक्सपेंडिचर मेथड से इसका कॉम्पोनेंट है। उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस के अंदर आता है, मान लीजिए आपका ओनर जो है, मालिक है, वो पीएफ में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्री में क्लोथ्स दे रहा है, लंच सर्विसेज दे रहा है, ये किसी भी तरह से और कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर के द्वारा आपको मिल रहा है। तो हमने क्या देखा था कि वेजेस और सैलरी इन कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, या एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ओनर एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो उसमें देखा था हमने कि जब इनकम मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ द, हमने देखा नेशनल इनकम, इसीलिए इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय द हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड बस का फेयर दे रहा है, बच्चा एग्जामिनेशन फीस दे रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है हमें खुद के द्वारा देना पड़ रहा है, ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये भी आएगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर मेथड से आपने देखा था 4 कंपोनेंट्स थे, उसमें से एक कंपोनेंट्स क्या था, प्राइवेट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसीलिए ये आएगा। उसके बाद इसी तरह से जो फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के ऊपर देते हैं, हेल्थ के ऊपर देती है, गवर्नमेंट हम लोगों को फ्री में दे रहा है, पर गवर्नमेंट को फ्री में नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट को उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमने इसको कंसीडर किया था, तो ये इसका पार्ट है और इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त जोड़ेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस एब्रॉड। मान लो कोई इंडियन कंपनी है, अगर वो एब्रॉड में है, लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी इंडिया के बाहर वो पैसा कमा रही है, तो भी इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, देखा था नेट फैक्टर इनकम निकालते थे, तो हम देखते थे इनकम रिसीव कितना एब्रॉड से किया, हमने उसको पेड कितना किया है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, बट जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री। मान लो कोई फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में है, उसने कुछ भी पैसा खर्च किया है, तो वो भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि मान लो वो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो इसीलिए इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट लोन पेड बाय द कमर्शियल बैंक। कोई भी इंटरेस्ट है, यहाँ पे देखा हमने कंजम्पशन पर्पस के लिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है तो इसको कंसीडर किया जाएगा। कुछ भी प्रोडक्टिव हो रहा है, कुछ भी देश में एक नया गुड्स या सर्विसेज जनरेट हो रहा है, या जो पहले चीज़ है उसमें वैल्यू ऐड हो रहा है, तो उस सबको इसके अंदर क्या आता है, कंसीडर किया जाता है। और ये सब चीज़ें हमने देखा, ट्रांसफर इनकम पेमेंट्स हो गए, कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए, सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, ठीक है, और उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, विंडफॉल गेन्स हो गए। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होते हैं। कैपिटल लॉसेस हो गए, कैपिटल गेन हो गए, नेशनल डेट इंटरेस्ट हो गए, जिससे इकॉनमी में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आता, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता, इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो बेसिकली आपने देखा है कि हमारे इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से या आउटपुट मेथड से कोई भी उसका कंपोनेंट है जो कि नेशनल इनकम के अंदर देश में करंट ईयर की जो कैपिटल है, गुड्स है, सर्विसेज है, उसको बढ़ाता है या उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस लूँगी, जिसमें अगर आप लोगों को छोटे छोटे कोई डाउट्स हैं, इसके अलावा भी कि क्यों किसको इंक्लूड करते हैं, किसको नहीं करते, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या आप लोग जब लाइव क्लासेस लेंगे तब भी आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।